पीएम मोदी को अगर आपको 3 सलाह देनी हो, सुझाव देनी हो कि 2047 तक भारत जो है पूरी तरीके से महाशक्ति बन जाएगा, तो क्या होगी 3 सलाहें आपकी? टेक्नोलॉजी ट्रायड है। खास बात है कि सिर्फ हवाई जहाज बनाते नहीं हैं, उड़ाते भी हैं। मैं तो परसू कर रहा था पढ़ाई एरोस्पेस में और एविएशन में, तो मेरे मेंटर्स ने कहा कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका अगर आप खुद नहीं फील कर सकते हैं कि पायलट जो इवेंचुअल पायलट है वो क्या, उसको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या इसमें कमियां हैं डिज़ाइन में, वो जब तक आप खुद नहीं फील कर सकेंगे तो आपका वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने पहली बार जो आपके एफर्ट थे 2018 में पहली बार किसी गैर नाटो देश को कैटेगरी 1 मिसाइल सक्षम यूएवी जो अनआर्म्ड व्हीकल की जो आप बात कर रहे थे उसकी बेचने की मंजूरी दी थी। लेकिन वही अमेरिका समय समय पर टैरिफ को लेकर मतलब सार्वजनिक दबाव भी बनाता है। तो यह बराबरी की साझेदारी कहेंगे या मतलब रणनीतिक संतुलन कहेंगे इसको? फरवरी 2026 में आपने लिखा था और उसमें लिखा था कि कोई एक देश जो है सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भरोसेमंद साझेदार मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ईमानदारी से बताइए कि इसका मतलब ये है कि भारत भरोसेमंद सप्लाई चेन बने या बड़े फैसले अमेरिका लेता रहे? मैं समझता हूँ कि सॉवरेन कैपेबिलिटी दोनों देशों के पास होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि एक सॉवरेन ट्रस्ट कुछ चीज़ों में इम्पॉर्टेंट होती है। एआई का जो एल्गोरिदम है, एआई को लेकर बहुत बातें हो रही, लेकिन कोई बहुत घातक फैसला अगर एआई की वजह से हो जाता है, जो बहुत डिस्ट्रॉयर है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है उससे, और निशाना चुनने में गलती हो जाए, तो ये अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी? ह्यूमन इन द लूप बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे जितना भी ऑटोनॉमी की आप बात कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए, अल्टीमेटली ह्यूमन को कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लेना ही होगा। अगले 25 साल में भारत को किस तकनीक पर सबसे ज़्यादा दांव लगाना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और अमर उजाला के विशेष शो पॉडकास्ट अनम्यूट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर जो अनम्यूट भारत में हस्तियां होती हैं, आपने देखी होंगी, वो भारत की राजनीतिक, सामाजिक एक जो दृष्टि होती है उसकी विवेचना करते हुए हम उसमें गहराई से गोते लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत है, मैं अगर यूं कहूं कि सीई, मुख्य कार्यकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये नाम जब आप सुनते हैं तो आपको लगता होगा ये कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वो सच है, लेकिन इनकी जो बैलेंस शीट है ना, वो सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी बैलेंस शीट जो है तमाम देशों की कूटनीति और जो रक्षा को लेकर तमाम दुनिया में उपक्रम चल रहे हैं, उन सबको प्रभावित करती है। तो हमारे साथ हैं विवेक लल जी, जनरल एटॉमिक्स के सी, और चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे मैंने जैसे आपसे कहा था, जब मैं बात करता हूं तो आपको लगेगा कि सिर्फ हम कुछ बही खाते खगालने जा रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं करने जा रहे हैं। आपके साथ मैं अगर परिचय देने की बात करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो हम धीरे धीरे उस पर आएंगे। लेकिन भारत के साथ मैं आपको बताऊं, चाहे बोइंग हो, चाहे आपका F-21 को लेकर जो आपने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद अभी जनरल एटॉमिक्स को लेकर बड़े सौदे आपने किए, 3 साल पहले बड़ी डील क्रैक की थी ड्रोन्स को लेकर। लेकिन इन सब के बीच में अब जब आप भारत में हैं, तो मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा विवेक लल जी से कि वो एक 18 साल का बच्चा है, आप अपने बारे में उसको कैसे बताना चाहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए? जी, तो मेरा जो इंटरेस्ट हमेशा रहा है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में रहा है, और एरोस्पेस एक बहुत ही निश एरिया है, और जैसे जैसे मैंने अपनी पढ़ाई की थी और फिर डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, उससे एक पैशन जो जब भी होता है, जो ऐसे आप कह रहे हैं 18 साल के बच्चे को, जिस भी चीज़ में पैशन होता है, चाहे वो ज़्यादा ट्रेंड में ना हो। जब मुझे याद है, जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी उस टाइम कंप्यूटर साइंस और आईटी में काफ़ी जोर था, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन एक पैशन मेरा था एरोस्पेस में,
तो वो मैंने परसू किया। और जो मैं 18 या जो भी यंगस्टर्स को बोलूँगा कि वो अपने पैशन को परसू करें और वो नॉलेज जितना होगा उससे उसका लाभ होगा। क्योंकि अब जब ये पहले प्रश्न के बाद एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जकार्ता में जन्म हुआ विवेक लाल जी का, और इसके बाद खास बात है कि सिर्फ हवाई जहाज बनाते नहीं हैं, उड़ाते भी हैं। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। तो मैंने कहा ना कि बोइंग से लेकर यहाँ तक का जो पूरा जो सफ़र रहा। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा थोड़ा, जहाज उड़ाने के बाद, चूँकि आप इंजीनियर हैं, तो जब जहाज आप बनाते हैं तो क्या दृष्टिकोण में कुछ फ़र्क आता है? हाँ, काफ़ी। इनफैक्ट जब मैं तो परसू कर रहा था पढ़ाई एरोस्पेस में और एविएशन में, तो मेरे मेंटर्स ने कहा कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका अगर आप खुद नहीं फील कर सकते हैं कि पायलट जो इवेंचुअल पायलट है वो क्या, उसको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या इसमें कमियां हैं डिज़ाइन में, वो जब तक आप खुद नहीं फील कर सकेंगे तो आपका वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है नॉलेज। तो इसलिए मैंने पायलट कोर्स किया और पायलटिंग किया, ताकि मुझे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चलेगा कि हवाई जहाज़ को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे मेंटेन करना है। अच्छा, ये बात है ना कि जिसको बोलते हैं कि खुद अनुभव लेने के बाद उसमें क्या चेंजेस करने हैं, वो थोड़ा सा आपने किया। लेकिन साथ साथ में मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं आपको लंबा चौड़ा बायोडाटा करूंगा तो मेरा समय खत्म हो जाएगा। हर क्वेश्चन के साथ में कुछ खासियत आपकी बताता रहूँगा। चूँकि आप समझ लीजिए कि विज्ञान को रास्ता बनाकर नासा की प्रयोगशाला तक पहुँचे विवेक जी, उसके बाद खुद विमान उड़ाना सीखा जो मैंने आपको बताया, और आज दुनिया की जो सबसे अहम ड्रोन और रक्षा तकनीक वाली कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जनरल एटॉमिक्स की पूरी कमान उनके हाथ में है। तो अब ये सवाल मैं आपके पास इस पे देकर आऊँगा कि नासा और जो एम्स की जो फेलोशिप के दौरान जब पहली बार आप उस माहौल में गए, क्योंकि मैं जब कह रहा हूँ कि मैं जेनजी और जो मिलेनियल हैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ, आऊँगा अभी दूसरे विषय पर भी, लेकिन चूंकि आप इंस्पिरेशन है तमाम लोग की, प्रेरणा आप देते हैं, तो कैसे आप सोच रहे थे कि जब आपके मन में क्या चल रहा था? आप बहुत रोमांचित थे या दबाव था, या कहीं ना कहीं ये जज्बा था कि नहीं, अपने आप को प्रूफ कर देना, साबित कर देना है? हाँ, मुझे लगता है कि एक पैशन था। जितना मैं ज़्यादा पढ़ता गया उतना मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ खास पता नहीं है। तो मैंने पीएचडी की। जब मास्टर्स किया तो मुझे और भी लगा कि मुझे वाकई में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। पीएचडी जब किया तो और भी लगा कि बहुत ही कम पता है। तो वो थर्स्ट ऑफ नॉलेज जो जिसे कहते हैं वो इंक्रीज़ करती गई, और मैंने सोचा कि एक तो एजुकेशन परस्यू करना चाहिए, और फिर जो फर्स्ट जॉब्स में जो एक्सपीरियंस था मेरा टर्बुलेंस मॉडलिंग में मैंने काम किया था अपने पीएचडी में, और जो नासा के साथ जो मल्टीडिसिप्लिनरी एरियाज़ में काम किया, उससे ये भी एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है कि भाई आपको जो पता है वो बड़ा नैरो निश एरिया पता है, और आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको सब कुछ पता है उस फील्ड में भी। तो एक इंजीनियर और सीईओ, इनके सोचने में क्या फ़र्क है? मतलब दोनों के दृष्टिकोण में क्या अंतर आता है? थोड़ा ये भी अगर बता पाएँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सीईओ के जो एरियाज़ हैं वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि आज के प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, बेस्ट बनाना है। एनवायरनमेंट एक तो समझना है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, लोकल कंट्री एनवायरनमेंट। दूसरा कि आपका जो आगे जाके क्या एनवायरनमेंट हो सकता है उसका प्रेडिक्शन, और उसमें आपको कैसे अपनी कंपनी को पोजीशन करना है, वो उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, और फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, ब्रांड मैनेजमेंट का नॉलेज चाहिए आपको, वेरियस स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो या ब्यूरोक्रेटिक हो या एकेडमिक हो या मीडिया में हो या एंड यूज़र्स हो, मिलिट्री में हो, उनका, या एयरलाइंस हो, उनका समझ और वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपको अलाइन करना है उनके डायरेक्शन के साथ। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और कोई साइंस नहीं है, आर्ट भी है एक तरह से। तो इंजीनियरिंग प्लस थोड़ा सा आर्ट सीखना पड़ता है। तो इंजीनियरिंग मतलब वो कॉम्प्लीमेंट करती है उसमें, लेकिन मतलब
आप टेक्निकल से फिर थोड़ा सा जो है एक आर्टिस्ट के तौर पे भी अपने आप को बताएंगे कि वहाँ पर चलिए। अच्छा, एक लॉकहीड मार्टिन छोड़ते वक्त आपने कहा था कि F-21 भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा हल है। अब आज तो जनरल एटॉमिक्स में आप सर्वे सर्वा हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं कि रक्षा कारोबार में वो जो बयान उस समय आपने दिया था, उस समय क्लाइंट के लिए था या आज भी ये चीज़ रिलेवेंट है? हाँ, एक्चुअली हर मिलिट्री में अगर देखा जाए एयरफोर्स में तो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होती है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होती है। मैं जो भी चाहे कई कंपनीज में बदला हूँ, मेरा एक ही गोल है कि इंडिया कितना स्ट्रांग बन सके। हर कैटेगरी में उनके पास जो बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडिया के पास होना चाहिए, क्योंकि एडवर्सरीज के अगेंस्ट आपको एक कदम आगे ही रहना चाहिए, चाहे मैन्ड हो या अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हो। और इसलिए अब तो आपने देखा है कि ट्रेंड रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ ज़्यादातर अनमैन्ड की तरफ जा रहा है, और वो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, और कॉन्फ्लिक्ट से भी पता लग रहा है कि देश में दूसरे देश क्या यूज़ कर रहे हैं। तो अब तो ट्रेंड है कि ज़्यादा अनमैन्ड एयरफोर्सेस यूज़ कर रहे हैं। मतलब वो उस समय के लिहाज से रिलेवेंट था, अभी दूसरे तरीके से। ठीक है, तो 3 डिकेड्स में कहूँ कि इंडो यूएस रिलेशंस जो हैं उसको आपने बहुत करीब से देखा है। मैं देख रहा हूँ C-17, P-81, अपाचे से लेकर MQ-9B तक। तो ये जो रिश्ता है ये इंस्टीट्यूशंस पर बना है या मुट्ठी भर कुछ निजी लोगों के भरोसे, जिनको कहते हैं एलीट, उनके हाथ में सब कुछ है? कैसे इसको सोचते हैं? एक थ्रेट एनवायरनमेंट होता है, एक कैपेबिलिटी होती है हर देश में। यूएस इंडिया रिलेशंस काफ़ी बड़ी हैं इस 20-30 सालों में, काफ़ी फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हुए हैं, एक ट्रस्ट बन गया है डिफेंस में कि डिफेंस ट्रेड जो ज़ीरो होता था आज के डेट में $25 बिलियन का ट्रेड है। और इसके वजह से एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी बढ़ गई है पिछले 20-30 साल में। लास्ट 10 इयर्स में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, चाहे वो लार्ज, मीडियम, स्मॉल हो, चाहे ये जो स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इंजन ऑफ ग्रोथ शुरू हुआ है इंडिया में डिफेंस के लिए, स्पेस के लिए, हार्ड क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी सॉलिडिफाई हुआ है और आगे भी मेरा ख्याल है अगले 5-10 साल में बढ़ेगा, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है दोनों देशों की कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की कि लाइक माइंडेड कंट्रीज साथ में काम करें और एडवर्सरीज को हमेशा पीछे रखने के। एक मैं देख रहा था कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पहली बार जो आपके एफर्ट थे 2018 में पहली बार किसी गैर नाटो देश को कैटेगरी 1 मिसाइल सक्षम यूएवी जो अनआर्म्ड व्हीकल की जो आप बात कर रहे थे उसकी बेचने की मंजूरी दी थी। लेकिन वही अमेरिका समय समय पर टैरिफ को लेकर मतलब सार्वजनिक दबाव भी बनाता है। तो यह बराबरी की साझेदारी कहेंगे या मतलब रणनीतिक संतुलन कहेंगे, इसको कैसे हम देखें? हाँ, आई थिंक एक बाईपार्टिसन यूएस में एक रिस्पेक्ट आ गया इंडिया के लिए, जो लास्ट 10 इयर्स में जो मैं देखता हूँ रिलेशनशिप को, उसमें जब मैं डीसी में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, दोनों को एक रिस्पेक्ट आ गया है इंडिया के स्टैचर के, इंटेंट का, किस तरह से इंडिया ऑपरेट करता है, किस तरह से एम्बिशन है, किस चीज़ में एम्बिशन है। तो एक बहुत गहरा डिसरिस्पेक्ट आ गया और उसके वजह से मैं समझता हूँ कि जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हाँ, इश्यूज, इरिटेंट्स तो हमेशा रहेंगी किसी भी दो कंट्री के रिलेशनशिप में, और लेकिन वो रेजिलियंस पावर, जब भी कोई इशू आए तो उसको नेगोशिएट करके आगे जाने के लिए जो भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इश्यूज भी जो हो, चाहे टैरिफ का हो या जो भी हो,
लेकिन उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ने का दोनों कंट्रीज़ का रेजिलियंस हो, और जो प्रूव हुआ है अभी रिसेंटली, उससे तो यही है कि वो रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाता है आगे जाने के लिए। आपका सर एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, फरवरी 2026 में आपने लिखा था, और उसमें लिखा था कि कोई एक देश जो है सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भरोसेमंद साझेदार मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ईमानदारी से बताइए कि इसका मतलब ये है कि भारत भरोसेमंद सप्लाई चेन बने या बड़े फैसले अमेरिका लेता रहे? ये साझेदारी किस तरीके की है कि मतलब फैसले अमेरिका ले और भारत सिर्फ सप्लाई चेन बना रहे? नहीं, मैं समझता हूँ कि सॉवरेन कैपेबिलिटी दोनों देशों के पास होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि एक सॉवरेन ट्रस्ट कुछ चीज़ों में इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हर नेशन में कुछ ना कुछ गैप्स, चाहे टेक्नोलॉजी गैप्स या सप्लाई चेन गैप्स रहती हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे सकता हूँ, कुछ स्टार्टअप कंपनीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं जो इंडिया में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स में। उनका जो नॉलेज बेस है बहुत हाई है, बल्कि हम उनसे सीख रहे हैं, जबकि हम इतनी बड़ी कंपनी है और अमेरिकन इकोसिस्टम में, तब भी हम ये यंग इंडियंस से जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनसे सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये बढ़ता ही जाएगा, चाहे स्पेस। और दूसरी बात जो इंडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है, फ्रूगल इंजीनियरिंग, फ्रूगल इनोवेशन, मतलब कॉस्ट पॉइंट बहुत लो रहता है कंपेयर टू यूएस। तो बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी और जो इम्प्रूवमेंट इंडिया कर रही है, जैसे मून का अभी हुआ था जो स्पेस में, तो इंडिया ने तो पूरा प्लांट ही कर दिया। उससे बहुत ज़्यादा पैसे में तो एक हॉलीवुड की मूवी बनती, ग्रेविटी मूवी बनी थी। जी जी। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है और दोनों देश का लाभ होता है इसके वजह से। सर विवेक जी, एक बड़ा मासूम सा सवाल है, चूँकि मैंने जब पूछा कि मैं विवेक लाल जी से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं आपसे सच बताऊँ कि जन जी आपको ज़्यादा जानते हैं हम लोग की तुलना में, सबको मालूम है कि आप क्या हैं। तो उन्होंने एक बड़ा वैसा सवाल पूछा कि अगर दुनिया में हथियारों जितना ही पैसा एजुकेशन, हेल्थ पर लगे तो दुनिया ज़्यादा सुरक्षित नहीं होगी, या इसको आप क्या मानते हैं, मासूम सी कल्पना है या इसके पीछे पूरा ये सवाल है? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और एग्री करता हूँ। आप देखिए हेल्थ में जितने या किसी भी फील्ड में, इंटरनेट जो आज के डेट में इंटरनेट के बिना शायद ही कुछ हो सकता है, वो इंटरनेट कहाँ से निकल के आया? डिफेंस टेक्नोलॉजी से निकल के आया और डिफेंस इनोवेशन से निकल के आया। हाँ, करेक्ट। तो इसलिए स्पेस में जो जाते हैं ये मिशंस, स्पेस मेडिसिन के वजह से क्या क्या लाभ मेडिसिन और हेल्थ सिस्टम को मिल रहा है ऑन अर्थ, वो कनेक्शन है। तो डिफेंस जैसे एरियाज़ और स्पेस जैसे एरियाज़ में जो टॉप साइंटिस्ट काम करते हैं, जो टॉप इनोवेशन होता है, उसका बेनिफिट सिविल एरियाज़ में आता है। और सैटेलाइट के वजह से फार्मर्स तक उसका लाभ आजकल ले रहे हैं। अब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का जो चेन है वो एंड में इन सब एरियाज़ में हेल्प करता है। अच्छा, ये जो चूँकि ड्रोन की बहुत चर्चा हो रही है, तो मुझसे स्पेशली ये मेरे दिमाग में भी कुछ सवाल हैं कि MQ-9B जैसे ड्रोन को अगर मैं कॉमन मैन की लैंग्वेज में आपसे समझना चाहूँ कि ये गेम चेंजर कैसे है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में इन ड्रोनों का निर्माण शुरू हो रहा है, और वो कहाँ तक पहुँचा है मतलब? हाँ, तो MQ-9B एक लॉन्ग एंड्योरेंस हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है जो परसिस्टेंट सर्वेलेंस कर सकती है। आज के डेट में परसिस्टेंट सर्वेलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक डिटरेंस है। जब दूसरा एडवर्सरी देश देख सकता है कि आप उनको देख रहे हैं, जान रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो एक डिटरेंस पैदा होता है। और अगर आप 24/7 परसिस्टेंट सर्वेलेंस नहीं कर पाए तो दूसरा देश कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाती है। और हम यहाँ पे इंडिया में MRO लगा रहे हैं ताकि मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सारा इंडिया में हो।
हम लोगों ने कई कंपनीज के साथ टाई अप्स किया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो। तो कई कंपनी हमारे साथ असेंबल करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? हाँ, असेंबल भी करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट्स करना शुरू कर दिए। और ओवर टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजनाइजेशन जिसको कहते हैं इंडिया में करने का प्लान है। जो मेक इन इंडिया की बात पीएम मोदी करते हैं, ठीक है। अच्छा, यूक्रेन अगर वॉर की मैं बात करूं तो जो क्या हालिया जो संघर्ष हुआ, तो ये आप मानते हैं कि जो वार की जो डेफिनेशन है ये पूरी चेंज हो चुकी है इस वॉर के बाद में? जी, ये देखिए 4 साल से कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है और यूक्रेन तो एक एग्जांपल हो गया है इनोवेशन के लिए कि कैसे अभी पिछले महीने यूक्रेन में 1 मिलियन ड्रोन यूक्रेन ने बनाया। अब कैसे बनाया 1 मिलियन एक ही महीने में? उनको जो कंसीव्ड थॉट्स थे पहले से उनको बदलना पड़ा, अडेप्ट करना पड़ा। उनके लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो उन्होंने क्या मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स लगाए, इंडिजनाइजेशन कैसे की और अपना पूरा सिस्टम को तैयार किया अक्रॉस देयर कंट्री ताकि ये आउटकम आ सकता है। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि ये वॉर का डेफिनेशन काफ़ी चेंज हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन चेंज हो चुका है, बिकॉज सारी चीज़ इन्वॉल्व हैं। कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें, कैसे अपने सप्लाई चेन्स को और फिर ऑपरेशनली कैसे यूज़ करें। अब जब आप मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं कुछ तो एक्सक्विजिट हाई एंड प्लेटफॉर्म्स चाहिए ही होता है ताकि आपका स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएशन हो। ये नहीं हो सकता कि सारा लो कॉस्ट में आप कर दीजिए तो आप कॉन्फ्लिक्ट जीत सकते हैं, वो मैं नहीं बिलीव करता हूँ। उसका भी एक रोल है, हाई एंड प्लेटफॉर्म्स के भी रोल है, लेकिन आप ऑपरेशनली कैसे सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं वॉर सिनेरियो में, वो एक एग्जांपल है हाउ वॉर इज चेंजिंग। अच्छा, एक एआई का जो एल्गोरिदम है, एआई को लेकर बहुत बातें हो रही, लेकिन कोई बहुत घातक फैसला अगर एआई की वजह से हो जाता है, जो बहुत डिस्ट्रॉयर है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है उससे, और निशाना चुनने में गलती हो जाए, तो ये अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी? ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ह्यूमन इन द लूप बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे जितना भी ऑटोनॉमी की आप बात कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए, अल्टीमेटली ह्यूमन को कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लेना ही होगा। और एकदम सारा ऑटोमेटेड वॉर तो इस टाइप का नहीं होगा। कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई एडमिरल्स और जनरल्स का कोई रोल रह भी जाएगा या नहीं, लेकिन रोल रहेगा मेरे ख्याल में, और बहुत इम्पोर्टेंट, और भी इम्पोर्टेंट रोल रह जाएगा, क्योंकि ऑटोमेशन को मैनेज करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैनेज करना, उसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए और वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि किलर रोबोट्स जो हैं, क्या इन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए? मेरे ख्याल में उसको भी ह्यूमन इन द लूप हमेशा रहना चाहिए, ताकि तो पूरी ऑटोनॉमी नहीं दे सकते वहाँ पर? हाँ, मतलब सिस्टम्स ऑटोनॉमस हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन चेन में, किल चेन में उसको ह्यूमन इन द लूप रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर, अब ये जो भारत में, चूँकि मतलब बार बार एक सवाल आता है कि भारत जो है सिर्फ मार्केट है या असली मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा, निर्माता है। तो इसे क्योंकि मैं देख रहा हूँ डेट नवंबर 2025, आपने भारत में फोर्स टाटा कल्याणी समूह के साथ में एक यूएवी एयरफ्रेम कंपोनेंट्स बनाने की साझेदारी की थी। तो ये जेन्युइनली तकनीक का हस्तांतरण है या सिर्फ वही असेंबलिंग है? मतलब ये थोड़ा सा सवाल समझना चाहता हूँ। एक जेन्युइन एफर्ट है इंडियन कंपनीज में और यूएस कंपनीज में कि पूरे फुल सप्लाई चेन फ्रॉम डिज़ाइन टू डेवलपमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग टू आफ्टर सेल सपोर्ट, हर एरिया में एक बेस बनाया जाए। और आप आज के डेट में देखते हैं पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस सब जगह बन चुके हैं इन सारे एरियाज में।
तो मैं समझता हूँ कि एक ये जेन्युइन एफर्ट है जो लार्ज, मीडियम, स्मॉल और स्टार्टअप कंपनीज इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फ्रेमवर्क लगाया बहुत अच्छा है कंट्री के लिए। उसके वजह से काफ़ी पैशन जग गया है यंग लोगों में कि स्टार्टअप्स अपना करें और टाई अप करें। हमने एक एआई कंपनी और एक सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ टाई अप किया। जैसे मैंने कहा, उनसे भी हम लोग सीख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और वो लोग भी टैप कर रहे हैं ग्लोबल टैलेंट पूल में, ताकि उनका जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हों। तो ये एक जेन्युइन मिशन है और इसका लाभ दोनों तरफ होगा। ठीक है। अब जरा मैं पूछूं अगर आपसे कि चूँकि आप लगातार, मैंने कहा ना कि सिर्फ बैलेंस शीट का मामला नहीं, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पीएम मोदी को अगर आपको 3 सलाह देनी हो, सुझाव देनी हो कि 2047 तक भारत जो है पूरी तरीके से महाशक्ति बन जाएगा, तो क्या होंगी 3 सलाहें आपकी? मैं समझता हूँ एक टेक्नोलॉजी ट्रायड है। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जैसे इलेक्ट्रिसिटी था वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको यूज़ करना है, करेगा और ये बढ़ेगा ही। तो इलेक्ट्रिसिटी की तरह हम लोग आज सब लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको यूज़ करना है। उसमें एडवांस रहना बहुत एक स्ट्रेंथन करने वाली, जैसे अगर आप कहें कि टेक ट्रायड है, उसमें वन कंपोनेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। सेकंड कंपोनेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए आपने पढ़ा ही होगा कि एनर्जी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो मेरे को लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट, एक सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रायड है। तो वो ताकि एआई यूज़ हो सकता है, बाकी भी देश का जो भी प्रोग्रेस हो वो एनर्जी डिपेंडेंट है। और एनर्जी में हाँ मिक्स है बहुत सारे दूसरे टाइप के एनर्जी के, लेकिन एक न्यूक्लियर एनर्जी है, उसको बहुत स्ट्रेंथन करने की इम्पोर्टेंस है। थर्ड पीस मैं कहूँगा ऑटोनॉमी की, जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं और ये सारे, जो एक ड्रोन हब इंडिया बन सकता है फॉर द वर्ल्ड। एंड आई थिंक ये 3 ट्राइपॉड के लेग्स हैं जो विकसित भारत के लिए 2047 के लिए काफ़ी देश को मजबूत कर देगा। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, चूँकि क्वांटम, एआई, फ्यूजन एनर्जी, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, जनरल एटॉमिक्स खुद जो है फ्यूजन एनर्जी पर काम कर रहा है, तो अगले 25 साल में भारत को किस तकनीक पर सबसे ज़्यादा दांव लगाना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए? हाँ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 टाइप्स के फ्यूजन होते हैं, एक इनर्शियल फ्यूजन, एक मैग्नेटिक फ्यूजन। काफ़ी रिसर्च किया गया है। जनरल एटॉमिक्स पार्टिसिपेट करता है ईटर एक्सपेरिमेंट में, जो साउथ ऑफ फ्रांस में है। वहाँ पे इंडिया भी 35 नेशंस का कोलैबोरेशन है टू प्रूव फ्यूजन एंड कि दैट साइंस वर्क्स। तो मुझे लगता है कि वो साइंस प्रूव होगी। उसके बाद साइंस जब प्रूव होगी तो उसकी इंजीनियरिंग ज़रूरत है, और इंजीनियरिंग के बाद इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप बेस्ट चीज़ लगा सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का, लेकिन अगर आपका कॉस्ट करेक्ट नहीं हो तो लोग दूसरे एनर्जी सोर्सेज में जाएंगे। तो इसलिए ये 3 कंपोनेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन में, जिसमें मुझे लगता है कि इंडिया और यूएस दोनों काफ़ी टुगेदर करके काम कर सकते हैं। दरअसल मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि तमाम लोग की इंस्पिरेशन है। आप सब लोग देखते हैं कि कैसे विवेक ललकोई बनता है, वो हस्ती जो सामने दुनिया की दिखाई पड़ रही है, एक सफल व्यक्ति। तो वो सफल व्यक्ति क्या कुछ असफल भी कभी रहा है? और अगर कभी वो असफल रहा तो उसने उस असफलता से क्या सीखा, उसको कैसे टैकल किया, ये लोगों को बताइए प्लीज़। ये बहुत अच्छा सवाल है। फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और जितना जल्दी फेल कर सकते हैं और जितना उसके वजह से उठ के फिर से प्रयास करना चाहिए, वो सबसे बिगेस्ट लर्निंग है मेरे लाइफ में। कि मैंने कुछ परस्यू किया,
नहीं काम किया, चाहे टेक्निकली। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर कर सकें, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। कई एक्सपीरियंसेस हैं। अब जैसे मैं टर्बुलेंस मॉडलिंग में काम कर रहा था, काफ़ी मैंने कोशिश की इन वेरियस मॉडल्स को काम करवाने के लिए, इन एरोडायनामिक्स फॉर एग्जांपल, और महीने सालों लग गए, कुछ परस्यू करने में नहीं हो रहा था। एक तो होता है कि आप छोड़ के प्रॉब्लम को चले जाएं और कहें कि भाई ये तो बहुत टाइम लग रहा है, नहीं हो सका। दूसरा एक उसने सिखाया मुझे कि परसिस्टेंस और गो टू द फाइनल एंड ऑफ, एंड अगर आप फेल कर भी गए एंड फाइनल एंड पहुंच के, तो कैसे आप एक बार गिर गए हैं, कैसे उठ के आप, उसमें बहुत लर्निंग है। और जो लोग हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं, तो जब गिरते हैं तो उनको पता नहीं कैसे वापस उठना होता है। तो ये कई एग्जाम्पल हैं, बट टेक्निकल एरिया में तो मैं वही बताऊंगा। कुल मिला के वो है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आप इंजीनियर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, पायलट भी हैं और कॉरपोरेट लीडर भी। किस पहचान को सबसे ज़्यादा दिल के करीब रखते हैं? मैं अपने को सबसे ज़्यादा पैशन रखता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन को कैसे नॉलेज इम्पार्ट किया जाए। सो नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज रिटेंशन एंड नॉलेज ट्रांसफ़र मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए मैं कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी जुड़ता हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं देखता हूँ नेक्स्ट जनरेशन नॉलेज के थर्स्ट होता है, और उसमें हम लोग जो वी हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी, हाउ वी कैन इम्पार्ट दैट टू द नेक्स्ट जनरेशन। एंड जो मैंने आपको बताया कि मेरा CEO के साथ टेक्निकल एक्सीलेंस में मीटिंग हुआ, उस मीटिंग का मेन पर्पस था कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स को कैसे आप कोच कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं इन टेक्निकल एरियाज। तो वो मुझे बहुत सिंस माय अर्ली डेज दैट हैज़ बीन अ पैशन फॉर मी। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि ये सवाल आपसे पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल हो, बड़ा भावनात्मक भी है कि 100 साल बाद विवेक लल पे कोई किताब लिखना चाहता है, तो वो कैसे याद रखे विवेक लल को? एक हथियारों के बहुत बड़े निर्माता, सौदागर, या एक शांति दूत वाले इंजीनियर के तौर पर? आप अपनी पहचान का सवाल पहले भी था, लेकिन जब किताब 100 साल बाद लिखी जा रही होगी, तो इतिहास किस कसौटी पर आपको आके आपको क्या बेहतर लगेगा? देखिए, मैं जैसे मैंने कहा, मेरे फादर इंडियन फॉरेन सर्विस के थे। मैंने हमेशा देखा है कैसे एम्बेसीज़ में वो 15 अगस्त में फ्लैग फहराते थे और 26 जनवरी में। तो मैं उस इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ हूँ, और मेरा हमेशा ये था कि पूरे करियर में कि इंडिया को कैसे स्ट्रॉन्गर बनाए टेक्नोलॉजी वाइज। और मेरा एरिया तो एरोस्पेस और डिफेंस निकल गया ओवर टाइम, बट मैंने हमेशा कोशिश की है कि जितना बेस्ट टेक्नोलॉजी और जितना बेस्ट लर्निंग्स मैं इम्पार्ट कर सकता हूँ वेस्ट में रहने से, वो और उसका लाभ इंडिया को हो, तो वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। तो 100 साल बाद अगर किसी को कुछ भी याद रखना है, तो मैं यही चाहूँगा कि हाँ, विवेक लाल ने कुछ कोशिश की थी कि इंडिया बेटर हो। इसके वजह से उनके नॉलेज से उन्होंने जो भी अपने लाइफ में किया है, वो मेरे लिए हाईएस्ट ऑनर होगा। तो मतलब कुल मिला के जुबान ही हिंदुस्तानी नहीं है, दिल भी हिंदुस्तानी। आप देख लीजिए, अमेरिका में रहकर लगातार हिंदुस्तान के लिए बातें हो रही। अब थोड़ा सा हम रैपिड फायर पे आते हैं सर, और हम चाहेंगे कि एक लाइन में आप जवाब दें, तो इस पे हम बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत? पीपल, द डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफी। और अगर कमजोरी पूछूं मैं एक लाइन में? मैं कहूँगा कि
the ability to tap into global knowledge. Yes. और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत? Big focus on R&D. चीन की ताकत? चीन की ताकत मैं ये कहूँगा कि सिंगल माइंडेड परसूट ऑफ वेरियस टॉपिक्स. एक लाइन में अगर मैं पूछूं, एआई या ह्यूमन जजमेंट? ह्यूमन जजमेंट. इनोवेशन या मैन्युफैक्चरिंग? इनोवेशन. रिस्क और स्टेबिलिटी? रिस्क. मॉर्निंग या नाइट? मॉर्निंग. मॉर्निंग. किताब या पॉडकास्ट? पॉडकास्ट. थैंक यू. तो आप लोग देखते रहिए. एक शब्द में अगर भारत को, आपको मुश्किल है लेकिन अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो? मेरे हिसाब से तो भारत जो इस पोजीशन पे है, it can be the number one nation on the planet that everyone wants to follow because of the strength in the people. ओके. तो ये मान लें सर आखिर में कि क्या निकट भविष्य में आने वाले दिनों में यूएवी और जो ड्रोन्स हैं वो जो मानव नियंत्रित विमान होते हैं इन सबको जो पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे? रिप्लेस तो नहीं करेंगे लेकिन उनका परसेंटेज बहुत हाई होगा. मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी आज के डेट में है, आज से 5, 10, 15 साल बाद वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, ऑटोनॉमी के डायरेक्शन में जाएगी. और आप देख रहे हैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी शायद जो स्पेस में हो, डिफेंस में हो, और क्वांटम साइंस में हो, क्वांटम सेंसिंग में हो, ये सब कन्वर्ज करके ज़्यादातर ऑटोमेशन में होगा. लेकिन ह्यूमन इन द लूप बहुत ज़रूरी है. भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बहुत बातें कर रहा है, काम कर रहा है, इसका कुछ असर दिख भी रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये स्पीड मतलब वो अप टू द मार्क है? लगता है कि इसमें थोड़ा सा और गति आनी चाहिए, या लगता है कि सही दिशा में है? दिशा तो एकदम सही है. मुझे लगता है कि जो भी हम लोग सब मिल के कर सकते हैं स्पीड बढ़ाने की, वो कोशिश जारी रहनी चाहिए. 2047 तक जो गोल्स एस्टेब्लिश्ड हैं उनको अचीव करने के लिए स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है. ये ड्रोन वॉरफेयर में अगले 10 सालों में सबसे बड़ा बदलाव क्या देख रहे हैं आप? मुझे ये लगता है कि ड्रोन वॉरफेयर में सबसे बड़ा बदलाव होगा कि एक सिस्टम ऑफ ड्रोन्स होंगे एट डिफरेंट लेवल्स, और वो सारे इंटरलिंक्ड और नेटवर्क्ड होंगे, और उनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि एक वन ऑफ ड्रोन नहीं यूज़ होगा, एक सिस्टम ऑफ ड्रोन्स यूज़ होगा. अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि 25 साल के युवा को अगर आपको सलाह देनी हो कैरियर की दिशा में, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगर विवेक लाल कुछ कह रहे हैं, एक जो सक्सेस स्टोरी है, तमाम लोग की इंस्पिरेशन है, तो वो किस तरीके का सुझाव देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि अगर मैं एडवाइस दूँ 25 ईयर ओल्ड को, तो सबसे बड़ी बात कि नॉलेज जितना आप हासिल कीजिएगा अर्ली इन करियर एंड अर्ली इन लाइफ, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल एजुकेशन हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन जितना आप डिटेल में पढ़िएगा, सिर्फ ऊपर का नहीं, डिटेल में इश्यूज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, उतना आपको उसका फ़ायदा मिलेगा. क्योंकि फिर आगे आपको ही ले जाना है दुनिया को, और आप ही को डिसीजंस में करना है. जितना आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स तक जाइएगा कि ये क्यों है, कीप आस्किंग व्हाई इज थिंग्स द वे दे आर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए. और पता नहीं, ख़त्म करते करते एक चीज़ दिमाग में और आ रही थी कि जब आप भारत आते हैं जी, और तो आपको किस तरीके का एहसास होता है? मतलब घर आ गए हैं या मौसी के यहाँ आ गए हैं? किस तरीके की फीलिंग आती है? नहीं, मेरे को तो फ्रैंकली घर आ गए वाली फीलिंग लगती है, और कि इस घर को जो भी इनपुट्स दे सकते हैं ताकि और स्ट्रेंथन हो, वो वाली फीलिंग आती है.